अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है चैप्टर नंबर 13 फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो 2023 के एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको जो है आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। और इसकी टॉपिक की ख़ासियत ये है कि ये लॉन्ग में भी एक्सपेक्टेड है और इसके जो शॉर्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो आमतौर पर पेपर में आते हैं। तो आइए इसको टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक का जो नाम है वो है इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट। अब देखिए, जो नाम है इसी से आपको मालूम हो रहा है कि यहाँ पर जो है वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो इनर्ट है। इनर्ट मीन्स कि वो केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले रहा, और वो केमिकल रिएक्शन में इसलिए हिस्सा नहीं ले रहा कि उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जो है वो मुश्किल है। तो इसको हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इनर्ट कहते हैं, इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कंपाउंड्स के अंदर जो मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, इस इफ़ेक्ट को हम इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट कहते हैं। अब आइए इस इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट को हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें कि हमें पता है कि जो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं उनकी जो वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है वो 2s2 2p2, 3s2 3p2, 4s2 4p2, 5s2 5p2, 6s2 6p2। तो जनरल जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनती है उसको हम कहते हैं कि ये जो है वो ns2 np2। अब इसमें देखें इनर्ट पेयर क्या है। इनर्ट पेयर ये है कि ये जो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन s2 वाला है और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन p वाला है। अगर इन दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन np2 केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, पार्टिसिपेट करता है, और पार्टिसिपेट करने के बाद आपका जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बना देता है, तो इसको हम कहते हैं कि ये जो दूसरा ns2 वाला इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इनर्ट पेयर है। और इस इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट कहते हैं। अब ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे बेसिक जो डेफिनेशन है वो यही है कि द ns2 इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेन इनर्ट, यानी वैलेंस शेल के अंदर जितने भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से एक जो p2 वाला है वो रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेगा, और बाकी जो दो हैं ns2 वाले वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो दिस पेयर ऑफ ns2 इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड इनर्ट पेयर। इसको हम क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर कहते हैं। एंड इफेक्ट इज़ कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इस इफेक्ट को हम इनर्ट पेयर कहते हैं। ठीक है, अब हम जो है इसकी जो है वो डिटेल के अंदर जाते हैं और डिटेल में जाके देखते हैं। अब यहाँ पर देखें कि अगर ये कार्बन है, अगर कार्बन का जो है ये अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो कार्बन जो कंपाउंड बनाएगा वो +2 वाले बनाएगा, और अगर जो है वो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो कार्बन जो कंपाउंड बनाएगा वो बनाएगा +4 के बनाएगा। अब हम जब इन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं तो हमें पता ये लगता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो C+4 वाले हैं। मतलब ये कि नेचर के अंदर वो कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है वो एग्जिस्ट करते हैं, यानी +4 बहुत ज़्यादा आपका जो है वो स्टेबल है। जबकि C+2 यानी ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो वो जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टेबिलिटी है C+2 की वो C+4 के मुकाबले में क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। इसका मतलब C+4 वाले जो कंपाउंड हैं ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, ठीक है, कार्बन के अंदर। अब इस तरह सिलिकॉन में देखें, अगर सिलिकॉन भी जो है वो अपने अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो इसकी +2 आती है, अगर चारों लूज़ कर दे तो +1 आती है। जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता लगता है कि इसके अंदर जो +2 वाले हैं इनकी स्टेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा जो है वेरी इसको कहेंगे बहुत ही जो है वो कम है, और जो Si4 वाले हैं ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है, स्टेबिलिटी इनके अंदर मौजूद है।
तो इन दो में हमें देख के नज़र आया कि यहाँ पर जो स्टेबिलिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो इसके अंदर कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट कार्बन और सिलिकॉन में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन जब हम सबसे लास्ट वाले में देखते हैं और बाकी दो में देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि अगर जो है वो लेड +2 में, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो +2 बनाएगा और +4 बनाएगा। तो अब हम जब इसको देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि लेड के जो कंपाउंड हैं जिसके अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, ये जो कंपाउंड है ये बहुत ज़्यादा क्या है, स्टेबल है। और जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट +4 वाले हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट 4 वाले हैं, इनकी स्टेबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो पहली बात तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो हमारा इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट जो होता है वो बढ़ता है। तो यही चीज़ इसके अंदर बताई गई है कि जब इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, बढ़ता है। पहली चीज़ तो ये समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर आपको ट्रेंड में ये चीज़ नज़र आ रही है कि जब हम टॉप से बॉटम आ रहे हैं, टॉप से बॉटम आ रहे हैं, तो सबसे ऊपर जो है वो हमारा +4 वाला जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल है। और नीचे जो देखें तो यहाँ पर हमारे पास +2 वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये आपके पास स्टेबल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ऊपर से नीचे आएँ तो +2 वाली जो स्टेबिलिटी है वो आपकी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, इसी तरह से इसमें देखें, जब हम इसमें जर्मेनियम को देखते हैं तो जर्मेनियम के अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो ये बनाएगा आपका +2, और अगर चारों लूज़ कर दे तो ये बनाएगा आपका +4। लेकिन जब हम देखते हैं, अब यहाँ पर एक चीज़ देखें कि यहाँ पहले तो +2 के कंपाउंड बन ही नहीं रहे थे। यानी आप देखें सिलिकॉन में, कार्बन में जो है वो आमतौर पे +2 के कंपाउंड नहीं होते, ना इसमें होते हैं। लेकिन अब हम जब नीचे आए तो यहाँ पर अब जो है वो जर्मेनियम के अंदर कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, बहुत ही कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो +2 में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनकी भी स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो कम होती है, ठीक है। अब टिन में आए, जब हम टिन में देखें तो वहाँ पर जो होते हैं वो जर्मेनियम के मुकाबले में जो है वो कुछ ज़्यादा कंपाउंड मिलते हैं। यानी अगर जो है इसके 2-3% मिलते होंगे तो इसके जो है 7-8% मिलते होंगे। तो यहाँ से आप देखें कि हमारे पास ग्रुप के शुरू में कोई भी +2 वाले कंपाउंड्स नहीं थे, नीचे आए तो थोड़े बहुत बनना शुरू हुए, उसके बाद और बनना शुरू है, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा स्टेबल +2 के कंपाउंड्स हैं वो आपके पास लेड के हैं। तो यहाँ तक आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है, जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं वो हमारी स्टेबिलिटी क्या होती है, वो बढ़ती है। ये आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। और इसके अंदर मैंने ये जो बनाया है इसमें आप देख लें कि जो सबसे, अब देखें टॉप टू बॉटम हमारी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, +2 की क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, फिर उससे कम ये होगा, फिर उससे कम ये होगा। तो यहाँ पर देखें, ये आपको ऑर्डर जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। Ge+2 जो है वो सबसे कम स्टेबल है, उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा जो है Sn+2 है, और फिर उससे जो है सबसे ज़्यादा जो है Pe+2 है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब दूसरी चीज़ इसमें देखें कि ऊपर जो +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बहुत की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और जब हम नीचे आए तो यहाँ पर +4 की स्टेबिलिटी क्या है, सबसे कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी डिक्रीज डाउन। तो ऊपर से नीचे आते हुए जो +4 की स्टेबिलिटी होती है वो आपकी जो है वो कम होती जाती है। तो अब अगर हम इसके अंदर ऑर्डर लिखेंगे तो इस ऑर्डर में देख लें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, Ge+4 होगा। यानी इसमें देखें ना, आप सबसे पहले देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, Ge+ होगा, फिर उसके बाद उससे कम ये होगा, फिर सबसे कम जो होगा वो ये वाला होगा। तो यहाँ पर देख लें कि ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट आपको नज़र आ रही है, ऑर्डर नज़र आ रहा है। Ge+4 जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद Sn+4 स्टेबल है, और इसके बाद जो है +4 जो है लेड+4 स्टेबल है। तो ये ऑर्डर आपके पास आ गया। अब हम इसके अंदर कंपैरिजन करवाएंगे Ge+4, और ये तो पता लग गया कि इन दोनों में सबसे कम ये है, फिर ये है, फिर ये, इसी तरह से अब हम Ge+2 और Ge+4 को जो है वो हम कंपेयर करवाएंगे। अब यहाँ पर देखें ये जो टॉपिक आता है जब आपको कंपैरिजन का बोला जाए तो ये टॉपिक आपका आता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिडक्शन प्रॉपर्टीज़ में आता है। अब यहाँ पर देखें, व्हेन ऑल
NH2 NP2 इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट, M+4 कैटायन फॉर्म। अभी हमने देखा था कि चारों के चारों लूज़ हो जाएं तो उसके अंदर M+4 वाले जो है वो कैटायंस बनते हैं। और ये भी हमने देखा कि जब हम डाउन द ग्रुप जो स्टेबिलिटी होती है M+4 की, वो ऊपर से नीचे आते हुए क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल Ge+4 है, फिर उससे कम जो है वो Sn+4 है, और फिर Pb+4 है। ठीक है, अब हमने ये देखा कि जो अभी हम जब कंपाउंड्स को देख रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पर जो Ge+2 की जो स्टेबिलिटी है ना वो बहुत कम है, और Ge+4 की जो स्टेबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अगर कोई कंपाउंड है Ge+2, अगर वो बना भी है Ge+2 में, तो वो फ़ौरन ही जो है वो खुद ब खुद Ge+4 में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी Ge+2 से किस में चला जाएगा, Ge+4 में। और आपने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है, इट मीन्स दैट देयर इज़ ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या हो रही है, ये जो कंपाउंड है ये आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और इस अब ये ख़ुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, इट मीन्स इट एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन का मतलब आपको पता है ऑयल रिग, OIL, ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ मैंने जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लगा दिए हैं। ठीक है, Ge+2 इज़ लेस स्टेबल एंड ईजिली कन्वर्टेड इनटू G+4, इसकी स्टेबिलिटी हमने पहले डिस्कस कर ली थी। अब आप आ जाएँ जो है वो Sn+2 की तरफ आ जाए, तो यहाँ आपको नज़र आएगा कि जो है वो Sn+2 भी लेस स्टेबल है। यहाँ हम देख चुके हैं कि यहाँ हमने देखा था कि Sn+2 जो है वो लेस स्टेबल है, Sn4 जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ आप देखें कि Sn+2 इज़ लेस स्टेबल, सो इट विल ईजिली कन्वर्ट इनटू Sn+4। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि बढ़ रही है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है। अब ये ख़ुद तो ऑक्सीडाइज हो रहा है Sn+2, तो जो ख़ुद ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा जो है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ऑक्सीडेशन इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो 2 इलेक्ट्रॉन विल बी हियर। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आप जो है इसके अंदर अब आप जो है वो स्टेबिलिटी कंपेयर करवाएं Pb+2 की और Pb+4 की। अभी हमने देखा था इनर्ट पेयर के इफेक्ट के अंदर कि जो हमारा ग्रुप 4 जो हमारे पास मौजूद है, तो जो लेड होता है, इस लेड के अंदर इनर्ट पेयर जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। यानी लेड के अंदर जो NH2 वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ज़्यादा इनर्ट होता है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा इनर्ट होने का मतलब ये है कि इसके जो Pb+4 वाले होंगे ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होंगे, यानी जो आपके पास Pb के +4 वाले कंपाउंड्स हैं वो इस स्टेट के अंदर रहना नहीं चाहते, वो एज इट इज़ फ़ौरन खुद ब खुद जो है Pb+2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि Pb+2 इज़ स्टेबल। अब देखें यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, +4 से जा रही है +2 में, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये हो रही है रिड्यूस। इसका मतलब ये एजेंट कौन सा होगा, इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लें, ये देख चुके हैं G+2 की जो स्टेबिलिटी है वो G+4 में, इसका मतलब G+2 की स्टेबिलिटी कम होने का मतलब ये है कि यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट कम है। जब हम Sn+2 में गए तो Sn2 के अंदर भी हमारा जो Sn+2 की स्टेबिलिटी कम है, इसका मतलब यहाँ पर भी इनर्ट पेयर जो है वो कम है। और जब हम इसमें गए तो यहाँ हमें नज़र आया कि यहाँ पर जो है वो इनर्ट पेयर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। दिस इज़ कॉल्ड द इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब हम जो है इसके जो कुछ शॉर्ट के क्वेश्चन हैं वो ज़रा हम देख लेते हैं, जो आमतौर पर आते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने देख लिया है, इसकी डेफिनेशन मैंने वहाँ पे लिखवा दी है। अब इसकी हाउ डज़ इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ +4 एंड अब यहाँ पर देख लें कि अभी हमने देखा कि जो ग्रुप 4 है वो +2 भी बनाता है और +4 भी बनाता है कैटाइंस, तो इनकी जो टेंडेंसी है कैटाइंस की +4 बनाने की वो डिक्रीज डाउन, नीचे से ऊपर से नीचे आते हुए क्या होती है, कम हो जाती है। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि रीज़न लाइज इन द रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पर आप इसका रीज़न देख लें, यहाँ आपको नज़र आएगा। देखें, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ हमारा न्यूक्लियर चार्ज जो हो रहा है वो बढ़ रहा है।
अब जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से ये जो 6s2 इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड है और यहाँ पर d और f ऑर्बिटल्स मौजूद है। इनकी जो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है, इस पूरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से 6s2 का जो ऑर्बिटल होता है ये अट्रैक्ट हो जाता है किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। अब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड है, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड है तो इसका लूज़ करना क्या है आपका मुश्किल है। तो यही जो है 6p2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आमतौर पर पार्टिसिपेट करते हैं और ये 6c2 के पार्टिसिपेट नहीं करते। अब यहाँ पर जो अट्रैक्शन होती है SN2 वालों में थोड़ी सी जो है वो कम होती है, तो ये वाला आपको इतना ज़्यादा इनर्ट नज़र नहीं आता। तो यहाँ पर देखें, यहाँ तो बिल्कुल ही इनर्ट है, ऊपर देखें ये दोनों तो बिल्कुल ही इनर्ट है। अब यहाँ पर जो है वो थोड़ी बहुत इनर्टनेस स्टार्ट हो गई है कि यहाँ पर भी कुछ कंपाउंड्स बन जाते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होते, तो वो अनस्टेबल होके दे कन्वर्टेड इनटू द प्लस वर्ड। लेकिन जब नीचे आते हैं तो नीचे क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनर्टनेस आपकी एक्टिव हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें, रीज़न लाइज इन द रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स विच ड्रॉ इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू न्यूक्लियस एंड मेक डिफ़िकल्ट टू लूज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन मेक इट एनर्जेटिकली वेरी डिफ़िकल्ट। अब जाहिर सी बात है, कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हुई हुई है, अट्रैक्ट हुई हुई है, तो आपको एनर्जेटिकली भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि आप उन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें। और क्योंकि उसको रिमूव करना मुश्किल होता है तो आसानी से +2 के जो है वो कैटायंस बन जाते हैं और +4 के कैटायंस जो है वो नहीं बनते। देखें, इसमें एक सवाल और है, डिस्कस द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 4 ऑक्सीडेशन स्टेट विद ग्रेफ। अब ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली क्या होती है, ऑक्सीडेशन ये होती है कि कंपाउंड है, उस एटम के ऊपर जो भी चार्ज है, मे बी इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस चार्ज इज़ नोन एज द ऑक्सीजन स्टेट। अभी हमने पढ़ा है कि जैसे कार्बन और सिलिकॉन है, ये क्योंकि +4 वाले कंपाउंड बनाते हैं तो इनके ऊपर जो आमतौर पर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +4 की होती है। जर्मेनियम, टिन और लेड में हमने देखा कि ये +2 भी बनाते हैं और +4 भी बनाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है वो +2 की लेड के अंदर होती है, और इसके अंदर जो हमारे +2 वाले होते हैं वो थोड़े से अनस्टेबल होते हैं। तो अभी हम देख के आए, द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेटेड इंक्रीज इन ग्रुप 4। जैसे ही ऊपर से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमारे पास जो +2 की स्टेबिलिटी है वो ऊपर से नीचे आते हुए क्या होती है, बढ़ती है, +2 की बढ़ती है। अभी हमने पढ़ा था कि ऊपर जो है वो +4 वाला कंपाउंड है और सबसे नीचे +2 वाला कंपाउंड है, तो ऊपर से नीचे आते हुए +2 की ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। किस वजह से, इनर्ट पेयर की वजह से, और ये अभी हम पढ़ चुके हैं। और इसी तरह से जो +4 की जो है वो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि नीचे वाले हिस्से में आपको कहीं पर भी जो है वो +4 वाले कंपाउंड इतने ज़्यादा स्टेबल आपको नज़र नहीं आते। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपने इसके अंदर बताने हैं अगर आपको जो है वो स्टेबिलिटी डिस्कस करनी हो। और ग्राफ देख लें, ग्राफ में देखें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। देखें सबसे ज़्यादा ये +4 वाला ग्राफ है और ये +2 वाला ग्राफ है। अब आपको पता है कार्बन के जो +4 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, फिर आप आ जाएं सिलिकॉन की तरफ, तो सिलिकॉन के भी +4 वाले स्टेबल है लेकिन कार्बन के मुकाबले में कम है। और नीचे आ जाएं तो जर्मेनियम की जो स्टेबिलिटी है कम है, टिन की +4 की और कम है, लेड की +4 की और कम है। तो ये ग्राफ आपको बुनियादी तौर पे ये बता रहा है, ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है रिलेटिव स्टेट है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो +4 की स्टेबिलिटी आपको डिक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, और ये ग्राफ +2 का है। तो यहाँ देख लें कि लेड जो है, लेड की +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है। देखें ये पॉजिटिव है। फिर आप नीचे आए तो टिन की +2 की और कम हो गई, फिर जर्मेनियम की और कम हो गई, सिलिकॉन की और कम हो गई, और प्लस कार्बन की +2 की और कम हो गई। तो इसको हम कहते हैं कि ये जो है हमारा ऑक्सीडेशन जो है वो ग्राफ है, जिसके अंदर हमने इसकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करना होता है। उस टाइम ये भी शॉर्ट का क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से एज इट इज़ याद भी कर सकते हैं और आसानी से जो है वो इसके अंदर आप अपने जवाब को लिख सकते हैं। फिर इसके अंदर एक सवाल आता है शॉर्ट के अंदर कि डिस्कस द नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक करेक्टर। अच्छा, मेटेलिक करेक्टर जो होता है वो आमतौर पर टॉप टू बॉटम आते हुए ग्रुप 4 में क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। मेटेलिक करेक्टर सिंपल सा ये है कि एक एटम कितनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज़ कर देता है।
तो यहाँ पर देख लें कि शुरू के जो 2 एलिमेंट हैं वो कार्बन और सिलिकॉन, ये नॉन मेटल्स हैं। जर्मेनियम जो है मेटालॉइड है, और टिन और लेड जो है वो आपका क्या है, मेटल है। तो अब यहाँ देखें शुरू में जो मेटल्स हैं वो जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं, और फिर जैसे जैसे आप नीचे आए तो ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मेटालॉइड में कन्वर्ट हुआ, और मेटालॉइड में कन्वर्ट होने के बाद फिर आखिर में वो जो है वो मेटल में कन्वर्ट हो गया। अब इसके रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल सा है, डिक्रीज़ इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आपको पता है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ पर शेल्स का जो है वो शेल्स इंक्रीज़ होते हैं, और शेल के इंक्रीज़ होने की वजह से वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी अट्रैक्शन कम होती जाती है। यानी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, यानी न्यूक्लियस ने जो वैलेंस शेल के ऊपर अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाई थी वो ऊपर से नीचे आते हुए क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसीलिए उस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना क्या होता है, आसानी से होता है। तो अगर कोई एलिमेंट है और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो एक अच्छा मेटल है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की पहला रीज़न क्या था, ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरा रीज़न जो है वो एटॉमिक साइज। जाहिर सी बात है, जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, और अट्रैक्शन के कम होने की वजह से क्या होगा कि एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। तो ये सवाल थे इनर्ट पेयर इफेक्ट के, जो मैंने इसके अंदर जो है वो डिस्कस कर दिए। इंशाल्लाह ये आपके लिए यूज़फुल होंगे। आप इन जो सवालात हैं इनको जो है एज़ इट इज़ लिखें जैसे मैंने इसके अंदर लिखा है, और जो लॉन्ग का सवाल मैंने इनर्ट पेयर वाला देखा है उसको भी आप देखें, और इंशाल्लाह इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू।